राजा आमिर अब्बास साहब, आज जो सेनेट ने करारदाद पास की है, आपकी नज़र में इसकी कानूनी हैसियत क्या है और क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के उस बात की तौहीन नहीं है कि वो कह चुके हैं पत्थर के ऊपर लकीर है और इसको अब मिटाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चीफ जस्टिस साहब खाली ये नहीं कह चुके कि ये पत्थर पे लकीर है, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस पे किसी को शक हो तो वो भले से अपनी बेगमात के साथ तो बात कर ले, लेकिन इस मुल्क के सबसे बड़े ईवान में बैठ के ये बात करनी इंतहाई मज़ाक़ा ख़ेज़ है। और हमने तो माजी करीब में देखा कि एक वकील साहब ने जो लाहौर में पिटीशन लगाई थी आरोस के हवाले से, उस पर उन्हें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तरफ चल पड़ा है सिलसिला कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, वर्डिक्ट था, जिसमें उन्होंने कहा इट्स इनग्रेविंग ऑन स्टोन। तो अब ऐसी सिचुएशन में कभी हम देखते हैं फजल रहमान साहब हर दूसरे चौथे दिन एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, एक प्रेस टॉक कर रहे होते हैं कि जी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। आज लावर साहब जो ग़ालिबन मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश कर दी। अब इसका जो कानूनी तो यकीनी तौर पे किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से कोई इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है किसी तरीके से भी। लेकिन इसको देखना ये होगा कि क्या वजह है कि ये बाप की पार्टी के मेखल काफ़ी उसमें सेनेटर्स थे। हाँ जी, तो ये आई है रेजोल्यूशन, और बाप पार्टी जो ग़ालिबन मेखल वज़ीर आज़म नहीं, दिलावर खान नून के हैं, उनके साथ जो बाकी सेनेटर्स थे, हाँ जी, उसमें मेरे ख्याल बाप के काफ़ी सेनेटर्स थे। हाँ जी, बाप वो पार्टी है जिससे वज़ीर आज़म साहब भी बिलोंग करते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में अब ये जो ऑब्जेक्ट आई है रेजोल्यूशन, इट शोज़ कि जी कुछ हल्के ऐसे हैं कि जो अभी भी इलेक्शन को जो टालना चाह रहे हैं, वो यही वजह हो सकती है ग़ालिबन कि ग्राउंड रियलिटीज़ में वो जो है अवाम की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि वो मसनद पे बैठना चाहते हैं किसी और दरवाज़ों से। और जब अवाम में वो ग़ालिबन जा नहीं पाते अपनी इलेक्शन कैंपेन, ये तो हाई टाइम है इलेक्शन कैंपेन का, और जो सेनेट का ईवान है उसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंट होती हैं, कोई इंडिपेंडेंट लोग नहीं बैठे। तो दिस क्लियरली शोज़ कि जनाब एक कोई हल्का ऐसा है या कोई ऐसा, ये एक थोड़ी सी जो है कानूनी बात तो नहीं, लेकिन एक ख़तरे की बात है कि इस इलेक्टोरल जो हमारा अमल है इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये कि अब भी वो जो क्वेश्चन मार्क इस वक्त अभी भी हर दूसरा आदमी पूछता है कि जी क्या इलेक्शंस होंगे, तो उसको तकवीत पहुंचती है कि हमारे ऐवान बाला से। तो ऐसी चीज़ों का भी नोटिस मैं समझता हूँ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब कानून साजी के अमल पे केसेस चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे आती है कि जी जो पार्लियामेंट का विजडम होता है वो ग़ालिबन अदालतों से बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये विजडम जो उनसा है पार्लियामान का, जो उसका अपर हाउस है, ये समझ से बालातर है, क्योंकि आईन पाकिस्तान तो इस चीज़ की जिसके ये प्रोटेक्ट करता है पार्लियामेंट, वो तो 90 दिन, और चले 90 दिन से थोड़ा बढ़ गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दे दी। और अब भी अगर ये बातें की जाती है, क्या माजी में फरवरी में इलेक्शंस नहीं हुए? यकीनन हुए हैं। और कौन से वो लोग हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जी अब मौसम के बाद अब आगे तो रमज़ान आ जाएगा, फिर क्या आप रमज़ान में कहेंगे कि जी इलेक्शंस नहीं हो सकते? फिर गर्मियां हैं, मुहर्रम है। तो दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूज़ेज़, और इसको जो है सख्ती से इसका मैं समझता हूँ लाजमी बात है, क्योंकि अब इलेक्शंस के ही मैटर्स चल रहे हैं इस वक्त अदालतों में। तो अदालतों को यकीनी तौर पे नोटिस लेना चाहिए कि ये किस तरह का ऐवान है जहाँ से ऐसी। लेकिन राजा साहब, सिक्योरिटी सूरत हाल भी तो आइडियल दिखाई नहीं दे रही है ना। मौलाना साहब के काफिले के ऊपर हमला होता है, एक और रहनुमा केपी से उनका ताल्लुक है, उनके काफिले पे भी हमला होता है, बल्कि उनके ऊपर। और अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम शुरू करने वाले थे, खबर आई है एक और मजहबी रहनुमा उनके ऊपर नामालूम अफराद, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के अंदर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और अब वो जाँ बहक हो चुके हैं। देखिए, ये जो अमल है ये क्या इलेक्शंस को सैबोटाज करने के लिए है? यकीनी तौर पे जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि इन एक्शंस की वजह से
हम अपनी एक आइनी रिक्वायरमेंट जोन सी है, हमारा आइन जिस चीज़ को कहता है हम उसको आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इन शरपसंद अनासर के एक्शन से हम वो तो चाहते ही ये हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती ना रहे। तो इसके सामने अगर हम लेट जाते हैं या इसको हम मान लेते हैं तो इसका मतलब है हमने कम कर दिया, हम उनकी बात को मान गए। हमें तो इनसे लड़ना है और हर तरीके से लड़ना है, आइनी तौर पे भी और वैसे भी इनको रोकना है। तो हमने 2013 में 18 में देखा कि आपके सामने हैं, कैजुअल्टीज़ भी हैं, ANP के लीडर्स मारे भी गए। उससे पहले आपने देखा कि KP में पार्टीज़ को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी। बट डिस्पाइट ऑल दैट इलेक्शंस हुए अपने मुकर्रर वक्त पे, और मैं समझता हूँ अब भी इसके अलावा पाकिस्तान की बेहतरी किसी चीज़ में नहीं है कि इलेक्शंस ना हो। लेकिन सर मौलाना साहब ये कह रहे हैं, मेरा फिर आपसे यही सवाल है कि वो कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, KP के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं है कि अवाम से जाके वोट मांगा जा सके। और आज की जो करारदाद है इसका लुब्बे लुबाब ये है कि हम अपने लीडरान की शहादत के बाद इलेक्शन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि जनाब उनके लीडर, आप 2008 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद भी किया गया था। देखिए, अब मुझे नहीं समझ आती कि मौलाना साहब को बिल्कुल उनको थ्रेट्स भी होंगे, लेकिन थ्रेट्स तो बहुत से सरकारी अफसरों को भी है। क्या वो अपनी नौकरियों पे न जाए? जजेस को है, क्या वो अपने जो अदालती फ़राइज़ हैं वो छोड़ दे? थ्रेट तो हम देख रहे हैं, और भी इदारों को है, क्या वो फिर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दे? थ्रेट्स हैं, लेकिन थ्रेट्स को रोकना एग्जीक्यूटिव का काम है, हुकूमत का काम है। तो उनको चाहिए कि वो इनको मुकम्मल प्रोटेक्शन दे, और मुकम्मल प्रोटेक्शन में इलेक्शंस के अमल को सिर्फ रोकना, मैं समझता हूँ कि ये फिर हमारा जो आइनी ढांचा है उसके अंदर एक बहुत बड़ा डेंट होगा, जिसको एक्सक्यूज़ किसी भी एंगल से, किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। एंड वी ऑल मस्ट गो फॉर इलेक्शंस। अब मौलाना साहब से बड़ी पार्टियां हैं, ANP जिनके पहले भी लोग शहीद हुए थे, आपको याद होगा, लेकिन ANP KP में इलेक्शंस करवाने की हामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हामी है, PTI हामी है, इवन मुस्लिम लीग नून के। आज मैं सेनेटर साहब के, अफनान साहब का ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में मेजॉरिटी को देखना चाहिए, ना कि एक ख़ास ग्रोह अगर ये बात कर रहा है तो उस बात को कतन फॉलो नहीं किया जा सकता। राजा साहब, मुमकिन फैसला क्या हो सकता है इस समाअत को सुनने के बाद? कौन कौन से सियासतदान इससे मुस्तफीद होने जा रहे हैं? देखिए, मुमकिन फ़ैसले पे तो कहना, आई थिंक के कोर्ट में ऑलरेडी वो रिजर्व हो चुका है, इट वोंट बी अप्रोप्रिएट। लेकिन हमने जो देखा है ये हियरिंग, या हम जो देखते आ रहे हैं कि एक कानून बना सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर का, जो कि आइन के आर्टिकल 91 को रेगुलेट करने के लिए था, और उसमें ये क्वेश्चन ऑफ लॉ आया था कि क्या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए आप एक सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसमें भी ये क्वेश्चन उठा था कि जी नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि आइन में तरमीम करनी चाहिए, दूसरी तरफ ये आर्ग्यूमेंट था कि नहीं, ये जो कानून साजी की है इसके ज़रिए हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये नतीजा उसमें आया कि यह सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जौन सी है पार्लियामेंट से जो हुई है उसके तहत रेगुलेट किया जा सकता है। अब जो समीउल हक साहब की जजमेंट थी, समीउल बलोच साहब की, वो उसमें 5 मेंबर बेंच ने उस वक़्त इलेक्शन एक्ट 2010 में 2017 में ये अमेंडमेंट नहीं थी, वहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुँची कि चूँकि कोई कानून भी नहीं है जो इसको रेगुलेट करता हो, आइन के आर्टिकल 62 में भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई इसमें, और जैसा कि बाकी आर्टिकल 62 के बाकी शिकों में दी हुई है, कहीं 5 साल है, कहीं 2 साल है। तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली केम टू द कंक्लूजन कि जी नहीं, ये परपेचुअल होगी, लाइफ टाइम होगी। लेकिन अब चूंकि एक लेजिस्लेशन कर दी गई है, बेहतर तरीका तो यही था कि ये पार्लियामान में पार्लियामेंटेरियंस का काम था कि वो इसको रेगुलेट करते, आइन में अमेंडमेंट करते,
लेकिन चूंकि जब पीडीएम की हुकूमत थी, आइन में अमेंडमेंट करने के उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी और उनका फोकस था कि किसी भी तरीके से ये जो आपका सवाल का बी पार्ट है कि कौन कौन मुस्तफ़ीज़ होगा, कि इसको 5 साल कर दिया जाए। हमें उस वक़्त के लॉ मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट्स याद हैं कि जी इससे नवाज शरीफ साहब को या ये जहांगीर तरीन साहब को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं होगा। बट अल्टीमेटली आप देखें कि ये पर्सन स्पेसिफिक क्या की गई थी या क्या आवाम के लिए की गई लेजिस्लेशंस, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो क्लियर थी कि ये जो लेजिस्लेशन थी इसकी इंटेंट जो आने वाले इलेक्शंस हैं, ये जो 2024 के इलेक्शंस हैं, इसको सामने रख के की गई थी। तो इसमें जो अपरेंटली जो जिसको फ़ायदा होगा वो तो ये 2 ही लीडर्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग वो हैं कि जिनको जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का पीरियड था तो डिग्रीज जेली होने की वजह से नाअहली करार दे दी गई थी जो कि लाइफ टाइम थी, वो भी। तो मैं ज़ाती तौर पे तो इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ये लाइफ टाइम जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये कोई जस्टिफाइबल नहीं है। और फिर आर्टिकल 62 में ये डिक्लेरेशन देना कि जी ये सादिक है, ये अमीन है, ये ही 62(1)D में है कि जी ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर। अब कोई कैसे डिटरमिन कर सकता है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 18th अमेंडमेंट आई तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती थी कि इस 62(1)F और ऐसी शिकों को निकाला जाए 18th अमेंडमेंट के ज़रिए। बट जो मुस्लिम लीग नून थी उस वक़्त, उन्होंने इसको अपोज किया, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, और वो इसको सेटल नहीं किया। काश ये उसी वक्त सेटल कर लेते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसको सेटल करने जा रही है। तो आई थिंक कि ये फ्यूचर के लिए कम से कम एक ऐसी चीज़ होगी कि अब आरओस, यकीन करें, एक असिस्टेंट कमिश्नर ने बहुत से केसेस में लोगों को कह दिया कि जी आप सादिक अमीन नहीं, आप पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर नहीं, चलें जी डिस्क्वालीफाई। भाई क्यों नहीं? आपका बिल जमा नहीं हुआ या आपके वारंट्स निकले हुए हैं तो आप नहीं। तो ये चीज़ें इस जजमेंट के आने के बाद ख़त्म हो जाएंगी एंड वी होप कि उसमें ऐसा डिसीजन आएगा कि जिसमें वो इसको टाइम फ्रेम एक दे देंगे कि जी ठीक है, जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है, क्योंकि ये लार्जर बेंच है, 7 मेंबर्स का है, तो ये उसको 5 मेंबर बेंच को ओवर रूल कर सकता है। और यही वजह थी कि लार्जर बेंच बनाया गया, अदरवाइज 7 मेंबर्स बनाने की क्या जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे।